अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ताहा शाहिद। आज हम चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। आइए इसकी हम कुछ पहले थ्योरी की बात करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सबसे पहली बात हो रही है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? मिसाल के तौर पे इसको आसानी से, अगर हम आसान सी एग्जांपल इसकी समझें, मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे एक बिल्डिंग है, सही है। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। इस बंदे ने बिल्डिंग की टॉप को देखा, नीचे से खड़े होके इस बंदे ने बिल्डिंग की जो टॉप है इसको देख रहा है। तो बेटा ग्राउंड सरफेस से यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ग्राउंड सरफेस से ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, सही है। इसी तरीके से अगर मैं मिसाल बात करूं कि भाई मिसाल के तौर पे ये एक बिल्डिंग है, अब एक बंदा यहाँ पे टॉप पे खड़ा हुआ है बिल्डिंग के। अब ये बंदा इस बिल्डिंग की टॉप से नीचे ग्राउंड सरफेस को देख रहा है। तो यहां से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऊपर से, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल दोनों क्या होते हैं, दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं हमेशा। मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर हम आगे चलें, सही है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बात हो रही है एक ट्राइंगल की। अगर हमें एक ट्राइंगल को सॉल्व करना है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम कौन से फॉर्मूले लगाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? राइट ट्राइंगल के लिए, सही है। अब अगर मैं बात करूँ कि ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो अब हम क्या करें भाई? तो हमने क्या करा भाई, इसके वर्टिसेस को नाम दे दिया एबीसी का। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। ए पे बनने वाला एंगल अल्फा कहलाता है, बी पे बनने वाला एंगल बीटा, और सी पे बनने वाला एंगल जो है वो गामा कहलाता है। अगर इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो आपके सामने दो लॉज लिखे हुए हैं। साइन लॉ, साइन लॉ जो है वो हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, इसी जगह सी अपॉन साइन इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड पता हो हमें, या फिर हमें दो साइड्स और एक एंगल पता हो, तो हम इस फॉर्मूले से वैल्यूज निकाल सकते हैं आसानी से। उसके बाद कोसाइन लॉ की अगर हम बात करें तो कोसाइन लॉ का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कोसाइन लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें तीनों साइड्स पता हो तो हम एंगल निकाल सकते हैं, इससे अल्फा बीटा और गामा, सही है। तो मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ तो चार चीज़ों की बात हो रही है, ए बी सी और एंगल की। अगर हमें ये तीन चीज़ें पता है तो ये आ जाएगा, अगर हमें ये तीन चीज़ें पता है तो हमें ए मिल जाएगा। मतलब हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से एक और लॉ की बात होती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट लॉ। अमूमन बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर तो इस लॉ का इस्तेमाल नहीं करते, सवालात में ज़्यादातर साइन लॉ और कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये लॉ भी याद होना चाहिए, एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। भाई टेन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बेटा, अल्फा जो एंगल बनता है वो साइड ए, मतलब साइड ए बनाता है। साइड ए जो एंगल बना रहा होता है वो अल्फा है, साइड बी जो एंगल बना रही होती है वो बीटा है, साइड सी जो एंगल बना रही होती है वो गामा है। अल्फा लिखा हुआ है तो ए आ गया, बीटा लिखा हुआ है तो बी आ गया, इसके दरमियान माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस की साइन। अल्फा लिखा है तो ए आ गया, बीटा लिखा है तो बी आ गया, बीच में प्लस की साइन है तो यहाँ प्लस की साइन।
बीटा पहले है तो बी, गामा है तो आपके पास सी, बीच में माइनस की साइन। बीटा लिखा हुआ है तो बी, गामा लिखा हुआ है तो सी, बीच में प्लस की साइन। गामा लिखा हुआ है तो सी, अल्फा लिखा हुआ है ए, बीच में माइनस की साइन है तो यहाँ भी माइनस की साइन। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्मूलों की जाने। ये फॉर्मूला आपके सामने है, हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स की जब बात होगी तो आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे जो कि हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं। इसी तरीके से बात हो रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले जो हैं वो आपके पास, आपके टोटल 3 केसेस हैं। केस वन क्या कह रहा है कि जब भी हमारे पास 2 साइड्स और एंगल पता होंगे, बेटा एक चीज याद कर लें कि तीनों फॉर्मूलों के अंदर जो है वो 1/2 आएगा। सही है, 2 साइड्स और एक एंगल, अगर ए बी आ रहा है तो ए बी का मतलब है ए जो साइड है वो एंगल बनाती है अल्फा, बी जो साइड है वो बीटा बनाती है। मतलब ए की बात हो गई, बी की बात हो गई, किसकी बात नहीं हो रही, सी। तो हमारे पास साइन के साथ क्या आ जाएगा, गामा। बी सी आ रहा है तो भाई यहाँ ए नहीं है, ए का मतलब है ए का एंगल कौन सा होता है, अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे ए सी आ रहा है मतलब बी नहीं है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, साइन बीटा। ये इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये फॉर्मूला इस्तेमाल किए जाते हैं जब 2 साइड्स और एक एंगल पता हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें केस 2 की, तो केस 2 के अंदर भी 1/2 सब जगह आएगा। अब केस 2 कहता है कि जब भी हमें एक साइड और 2 एंगल्स पता हो तो हमें इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर। एक साइड की बात हो रही है तो ए पे स्क्वायर, बी पे स्क्वायर, सी पे स्क्वायर। ए आ गया, ए के पास कौन सा एंगल होता है, अल्फा, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। ऊपर क्या आ जाएगा, जो 2 एंगल रह गए, साइन बीटा, साइन गामा। यहाँ पे बी इस्तेमाल हो गया तो बी के पास कौन सा एंगल होता है, बीटा, तो नीचे बीटा आ गया। ऊपर क्या आएगा, जो 2 एंगल्स रह गए, साइन अल्फा, साइन गामा। सी स्क्वायर, सी आ गया यहाँ पे तो नीचे आएगा साइन गामा। ऊपर क्या आएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा, साइन बीटा। इसी तरीके से अगर हम केस 4 की बात करें तो केस 4 का इस्तेमाल, सॉरी केस 3 का इस्तेमाल किया जाता है कब, जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हों। मतलब फॉर्मूला इस्तेमाल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को हीरोस फॉर्मूला भी कहते हैं। एस क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सही है बेटा। पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स का जो सम है वो कहलाता है पेरीमीटर। और अगर हम इस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो वो किसके बराबर होता है, एस के। तो एस क्या कहलाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि भाई एस क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर कहलाता है एस। ये आपको याद रखना होगा। तो एरिया के लिए हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ बात हो रही है सर्कम सर्कल की। सर्कम सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल सर्कल जो है वो एक ऐसा सर्कल है जो कि ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर से पास कर रहा है। ये ए, ये बी और ये सी। ए के अपोजिट साइड स्मॉल है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। यहाँ एंगल अल्फा, यहाँ एंगल गामा और यहाँ एंगल बीटा। सरकम सर्कल निकालना होता है तो उसको सर्कल सर्कल के सर्कम सर्कल के रेडियस अगर निकालना होता है तो उसके रेडियस को, मतलब रेडियस क्या, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो कि इस सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करे। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के। डेल्टा का मतलब एरिया। इसी तरीके से इंस्क्राइब सर्कल की बात करें, जिसको हम इन सर्कल भी कहते हैं, अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है इसका बराबर होता है आर के। एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, इसका रेडियस निकलता है डेल्टा अपॉन एस से। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, बात हो रही है स्क्राइब सर्कल की। स्क्राइब सर्कल की
एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की थर्ड साइड को टच करे और इसकी एक्सटेंडेड साइड्स को टच करे। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो तीन केसेस हैं। अगर ए के ऑपोजिट सर्कल बन रहा है, मतलब वर्टेक्स ए के ऑपोजिट सर्कल है, तो उसके रेडियस को हम R1 कहते हैं और वो बराबर होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए के। अगर हम इसमें क्या होगा भाई, ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए सर्कल है अगर S माइनस बी, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी। और अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये इस्तेमाल होता है ऑपोजिट टू वर्टेक्स सी। तो हमारे पास R1 के तीन फॉर्मूले हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे सवालात को सॉल्व करने में। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब कुछ सवालात की बात कर रहा हूँ, बाकी सवालात तो बुक के आप लोगों को ट्राई करने होंगे, लेकिन कुछ सवालात की बात कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि किस तरीके से इन सवालात को सॉल्व करना है। एंगल ए दिया हुआ है, मतलब अल्फा दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री, बी दिया हुआ है हमारे पास 8, ए दिया हुआ है हमारे पास 4√2। हमें गामा चाहिए। गामा हम कैसे निकालें? सही है, तो हम सबसे पहले बीटा निकालेंगे। बीटा कैसे निकालेंगे हम? बीटा निकालने के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। ए की जगह आ जाएगा 4√2, अल्फा की जगह आ जाएगा 30, बी की जगह आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा साइन बीटा। तो ये आ जाएगा 4√2 अपॉन 8 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन साइन बीटा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 अपॉन 2। साइन 30 डिग्री जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1/2 के, और ये नीचे आ जाएगा साइन बीटा। सही है, तो साइन बीटा हो जाएगा हमारे पास, ये आप 2 देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन बीटा आ जाएगा 1/√2 के। तो बेटा बीटा आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। सही है, अब हमें गामा चाहिए, तो हम वो कैसे निकालेंगे भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 45 प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 75। तो 180 माइनस 75 आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है 105 डिग्री हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है बीच वाली जो चीज़ है ना वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। बीच वाला जो वर्टेक्स है मतलब गामा, गामा दिया हुआ है 90, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी, ए बी जो साइड है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, सही है, तो मैं कह रहा हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है मिसाल के तौर पे। सही है, ए की अपोजिट साइड स्मॉल है, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी। ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है, मतलब सी दिया हुआ आपको 30 सेंटीमीटर। ए सी किसके बराबर है? ए सी बराबर है बी के, मतलब बी दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। और हमसे कहा जा रहा है बी सी निकालना है, तो बी सी किसके बराबर है? ए के, मतलब ए निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास सी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
30 स्क्वायर हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 500 के बराबर। रूट ले लेंगे हम 500 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.36। ये हमारा इसका आंसर क्या है। इस सवाल की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं इसमें ए बी और सी तीनों बराबर है एक्स के, मतलब कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल की भी हमारे पास 6 टाइप्स हैं, सही है। हमारे पास एक होता है स्केलिन ट्राइंगल, एक होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता ही है इसकी क्या होती है, कोई भी साइड बराबर नहीं होती, सही है, नो साइड कॉन्ग्रुएंट। इसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं और इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये जो तीनों टाइप्स हैं ये इन टर्म्स ऑफ साइड्स हैं। इसी तरीके से 3 और साइड्स होती हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और क्या कहते हैं, राइट। एक्यूट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90, तीनों एंगल्स। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका सिर्फ एक एंगल ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री। और राइट एंगल क्या होगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल इक्वल हो 90 के, इक्वल टू 90। सही है, तो ये आपको टाइप्स याद रखनी होंगी। अब यहाँ पे हमें एरिया बताया हुआ है कि √3x² है। आर निकालना है, आर का फॉर्मूला है ABC/4 डेल्टा। ए की जगह x, बी की जगह x, सी की जगह x। 4 यहाँ आ गया √3x²/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2x से ये x² गया, ये आ गया हमारे पास x/√3। अब ऑप्शन में x/√3 नहीं लिख रहा, मैथमेटिक्स कहती है जब भी √3 नीचे लिखा हो तो हम इसको और मजीद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं √3 से, तो ये x√3/√3², तो ये आ जाएगा हमारे पास √3x/3। तो हमारा ये आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से अगले सवाल पे अगर हम चलें, इस सवाल में क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर पोल 6 फीट कास्ट शेडो 4 फीट लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर पोल है, सही है, ये एक शेडो कास्ट कर रहा है, मतलब जो पोल है इसकी हाइट है आपके पास 6 फीट। इसका जो शेडो है, मतलब यहाँ से सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो जो शेडो है वो ज़मीन पे होगा, मतलब जो शेडो है इसका 4 फीट लॉन्ग है, सही है। और कहा जा रहा है एट द सेम टाइम अ ट्री मेक्स अ शेडो 6 फीट लॉन्ग। उसी वक्त जो ट्री है वो शेडो कास्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पे ट्री जो है वहीं पर ही है, ये ट्री है, सही है। कह रहे हैं जो ट्री है वो शेडो कास्ट कर रहा है यहाँ पर कितना, 64 फीट लॉन्ग, मतलब 64 फीट का जो है वो शेडो कास्ट कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे ग्रीन से लिख रहा हूँ। हमें ये हाइट चाहिए, सही है। अगर मैं बात करूं अभी इस ट्राइंगल की, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम एंगल निकालेंगे। कौन सा एंगल निकालेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे। ये एंगल कैसे निकाले भाई, ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड आपकी बेस कहलाएगी। तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो tan थीटा हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 6, बेस आ गई हमारे पास 4, तो ये 3/2, मतलब हमारे पास थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स 3/2। अब मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है आपको, इसको आप यहीं पर ही छोड़ दें। अब बच्चों बात कर रहा हूँ मैं ट्री की, तो जो ट्री है
यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पॉइंट ज्वाइन कर दूँ तो ये भी एक ट्राइंगल बन जाएगा जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और इसका जो एंगल है, ये दोनों लाइंस आपको दिख रही हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल दोनों सेम होंगे। तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगी और बेस 64 कहलाएगा, मतलब tan थीटा का अगेन फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 3/2। परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा p, बेस की जगह आ जाएगा 64। बेटा tan इनवर्स और tan आ जाए साथ में, मतलब जब भी tan के एंगल में tan इनवर्स आ जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 3/2 इज इक्वल टू p/64। ये 64 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 64/2। तो 2 1 2, 2 32 64, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 96 फीट, आपका आंसर कहलाएगा।